हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। डियर, आज की इस क्लास में हम हमारे कोस्टल एरिया के दो मेजर कोस्ट विच विल बी मोस्ट प्रोबेबली हमारे आखिरी दो कोस्टल एरिया होंगे, तटीय क्षेत्र होंगे, उन्हें कवर करेंगे। ओके, देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यार अभी तक आप इस सीरीज में हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल जरूर रही होगी। अब आज की क्लास में हम कवर करेंगे जो उड़ीसा का, एक तो उड़ीसा का तट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने उड़ीसा के तट में जो है आपको मैंग्रोव्स के बारे में बताया, हमने डिस्कशन करा कि कैसे वहाँ ऑलिव रेडलेट टर्टल हो या फिर जो क्रोकोडाइल है या फिर जो इस एरिया में मिलने वाले जो मैंग्रोव्स आदि हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। मैंने इवन आपको बताया था अबाउट प्रवासी पक्षी, ठीक है, वो बर्ड्स जो साइबेरिया, कैस्पियन और जो ब्लैक सी है इस एरिया से इंडिया आती हैं, वो कौन सी हैं, कौन सी जनरल हैं, कौन सी रेयरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज में केवल इंडियन ज्योग्राफी कवर नहीं होगा, आई विल ट्राई टू कवर इन्वायरमेंट एज वेल। मैं इन्वायरमेंट को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपने वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास की PDF भी अपलोड कर दी थी भाई, याद रखिएगा। अगर आपको PDF चाहिए हो तो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आसानी से जो है वो PDF को डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो, देखो आप तैयारी कर रहे हो तो यार इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के गाइडेंस की ज़रूरत तो होगी। अगर मैं वो रास्ता बन सकता हूं तो भाई एकदम आराम से फील फ्री करो यार, आप मुझे जो है वो मेल वगैरह कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको आपके मेल का आंसर करूंगा और जो भी आपके लिए आवश्यक जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, आई विल डू दैट थिंग टू। ओके, चलो। इसके अलावा यार देखो, अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है और अभी तक आपने डिसाइड नहीं करा है कि आपका ऑप्शनल विषय क्या है, और एक चीज़ तो सिंपल सी है, अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो मतलब आपको इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, भूगोल में आपको इंटरेस्ट है। और अगर इंटरेस्ट है देन वेट ना करें, आप जल्दी इस बात का निर्णय लें कि आपको कौन सा विषय जो है वो चुनना चाहिए। एक तो ज्योग्राफी को चुने। हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम प्री क्वालिफाई नहीं करते, और अगर प्री क्वालिफाई करना चाहते हो तो दिस ऑप्शनल विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। ये गेम चेंजिंग थिंग हो सकता है क्योंकि इस ऑप्शनल के साथ तैयारी करने पर 30 से 35 क्वेश्चंस जो हर वर्ष UPSC प्री में पूछता है डियर, वो तो 100% जो है वो टेकेबल होंगे। They were like a peanut for you, आपके लिए बहुत आसान होंगे। ओके, चलो, तो अब वी कैन स्टार्ट। ध्यान से देखिए, हम जो है वो तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिकली हमारे दो कोस्टल एरियाज को। फर्स्ट इज आंध्रा कोस्ट, जिसे जो है उत्तरी सरकार कहा जाता है या नदन सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार। एंड अनदर वन जो कि कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। इन दो कोस्टल एरियाज के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। देखो भाई, अगर आपने अभी तक जो है वो बाकी के तट नहीं देखे हैं तो पहली बात तो भाई ये बुरी बात है यार। ओके, आपको जो है वो इसे जरूर देख लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में जो है बाकी के तटों के बारे में चर्चा की है। कोई बात नहीं, इस लेक्चर को देख लें, उसके बाद बाकी के तटों को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये देखें तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से हमारा जो आंध्र प्रदेश वाला तट है और साथ ही जो हमारा तमिलनाडु का तटीय एरिया है, यहां से जो है आपको कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगा। अभी मैं इस एरिया के बारे में आपको और डिटेल में बताता हूं। देखो यार, सबसे पहली बात तो इस एरिया की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स बताता हूं आपको। यहां आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड विशाखापत्तनम, ठीक है, यह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम से आप नीचे आएंगे तो यहां आपको जो है वो दो रिवर का डेल्टा दिखेगा, ठीक है। एक रिवर है विच इज कॉल्ड एज गोदावरी एंड देन अनदर वन इज कॉल्ड एज कृष्णा। तो इस एरिया को हम कहते हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर का डेल्टा, ठीक है। वैसे अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो ये एरिया थोड़ा सा ना उभार लिए हुए होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है ये एरिया, ठीक। इसके बाद ये जो है वो नीचे जाता है। ओके, चलिए, तो यहां आपको बच्चों दो रिवर्स मेनली दिखाई देंगी। एक दिखाई देगी बाय द नेम ऑफ गोदावरी एंड अनदर वन जो आपको दिखाई देगी बाय द नेम ऑफ कृष्णा, ठीक। तो गोदावरी और कृष्णा आपको मेजरली दो रिवर्स यहां डेल्टा बनाती हुई दिखती हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं दिस इज कॉल्ड गोदावरी
दिस इज कॉल्ड कृष्णा। अभी मैं मेनली पहले आपको जो हमारी मार्किंग्स है उनसे समझा रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें डिटेलिंग में चलूंगा, ठीक है। इसके नीचे आओगे, देन आपको यहां पर एक जो है वो लगून झील दिखेगी, और ये लगून झील जो है वो आप इसे जानते हैं बाय द नेम ऑफ, इसे जाना जाता है बाय द नेम ऑफ पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक, ये पुलिकट लेक है। अब सुनिए, विशाखापत्तनम से पुलिकट के बीच में गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती हैं, और इन दोनों के ही बीच में यहां आपको एक और लेक मिलती है बाय द नेम ऑफ कोल्लेरू झील, ठीक है। ये जो है ये कोल्लेरू लेक है, ओके। अब इसमें यहां ध्यान दीजिए, मैं यहां पहले तो मार्किंग कर देता हूं, यहां ध्यान दीजिए, इसे कहा जाता है कोल्लेरू झील। चलिए, अब हम जो है पहले इस एरिया के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। पहली चीज, इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ये नदन सरकार कहलाता है, उत्तरी सरकार। और यहां कुछ बातें आप जान लो। पहली बात तो ये कि ये जो कोस्ट है ये हाईली 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 जो है वो प्रभावित है चक्रवातीय प्रभाव से। अब ये चक्रवाती प्रभाव मतलब आपदाओं से। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो सुनिए मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक समय पर जो है वो मैंग्रोव को स्टेट लिस्ट का पार्ट बना दिया था। तो इससे हुआ ये, आप यहां समझ पाओगे कि कैसे जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंजेस लाती हैं इन प्रैक्टिकल रियलिटी। मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक समय पर जो है वो मैंग्रोव को क्या कर डिक्लेयर कर दिया था, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट कर दिया था। मतलब स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने मैंग्रोव कवर को प्रोटेक्ट करना। अब इससे हुआ क्या कि कुछ स्टेट्स ने इसका बहुत अच्छा प्रोटेक्शन किया, कुछ स्टेट्स ने जो है वो ठीक से अपने मैंग्रोव्स को बचाए। इसमें से सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो उड़ीसा का है। उड़ीसा के जो गवर्नमेंट रही, उन्होंने बेहतर तरीके से अपने मैंग्रोव्स को मैनेज करा, और वो मैंग्रोव फिर एंड ऑफ द डे जो है वो उड़ीसा के लिए फ्रूटफुल भी रहे। बट आंध्र प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है इसका रिक्लेमेशन करा गया। इस वर्ड को याद करना, रिक्लेमेशन। अब ये रिक्लेमेशन क्या होता है, तो एक शब्द है, इसे याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि देखो रिक्लेम करने का वैसे तो एक सही मतलब यही होता है कि मेरा ही था, प्रकृति ने गलती से उस पर पेड़ उगा दिए थे, मैं आया और वो पेड़ हटा दिए। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग तो इसका वर्ड का जो है ऐसे ही कुछ साउंड करता है। बट टेक्निकलिटी में अगर जाओगे तो एक शब्द रिक्लेम करना, ये डिफॉरेस्टेशन नहीं है। डिफॉरेस्टेशन से थोड़ा सुधरा हुआ वर्ड है। ये शब्द एक्चुअली में ना उस इंटेलेक्चुअल समाज ने पैदा करा है जो ये प्रूव करना चाहता है कि देखिए हम जो है वो डेवलपमेंट के साथ विनाश नहीं कर रहे हैं। हमने जरूर पेड़ काट दिए पर इससे विनाश नहीं हुआ। हमने उसे, क्योंकि वहां पर जो डिफॉरेस्टेशन है वो नहीं करा है, हमने करा है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन में एक स्पिरिट छुपी हुई होती है। अब यहां देखो, समझो इस शब्द को, ठीक। रिक्लेम करने में ना एक स्पिरिट छुपी हुई होती है कि जितना एरिया मैं कट करूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं उतना कहीं और जो है वो ग्रो करा दूं, ठीक। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये केवल शब्द है, ये केवल एक भावना है, सच्चाई नहीं है। एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है, मतलब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रकृति को बड़ा प्रेम कर रहा हूं तो मैं जो है ये चाहता हूं कि मैं इसको क्रिटिसाइज करूं क्योंकि यहां पर काटा तो अंततः पेड़ ही गया है। ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर और बिल्कुल सामान्य तौर पर आपको बताता हूं कि जो आंध्र प्रदेश है वहां बड़े स्तर पर रिक्लेमेशन करा गया है और आजकल डिफॉरेस्टेशन को रिक्लेम करना भी कहा जाता है। लेकिन इतना जान लें कि इसकी स्पिरिट ये होती है कि जितना हम कट करेंगे हम कहीं ना कहीं उतना जो है वो लगा देंगे। लेकिन एकदम परफेक्ट बात है, ये एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किसी भी एरिया में अगर आपने उसे रिक्लेम करा तो रिक्लेम करने के बाद वो वनस्पति आप दोबारा जरूर कहीं लगाएंगे, पर वो उतनी लग्जीरियस नहीं हो सकती, उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती जितनी नेचुरली ग्रोन वेजिटेशन था। प्राकृतिक रूप से उगी हुई वनस्पति जितनी प्रोडक्टिव थी उतनी प्रोडक्टिव वो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक तो छोटे से शब्द का मतलब समझ लीजिएगा। अब यहां पर हुआ यह है कि इमेजिन करो यार, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये है हमारा इंडिया। अब आप पाओगे कि भाई इंडिया के हर एक कोस्टल एरिया में, हर एक तटीय क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में जो है चक्रवात का प्रभाव रहता है।
लेकिन ये राज्य सुरक्षित रहता है, ये राज्य प्रभावित हो जाता है। तो उसका एक कारण है, यहां पर जो मैंग्रोव कवर थे इसे हटाया गया है। ठीक, मैं एग्जांपल लेता हूं। आज से कुछ समय पहले जो है एक साइक्लोन आया था, एक चक्रवात आया था। उस चक्रवात में कहा यह गया कि उसने हिट करा है उड़ीसा को, लेकिन ज्यादातर जो हानि हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई। उसका सिंपल सा कारण है कि बड़े स्तर पर आंध्र प्रदेश में रिक्लेमेशन हुआ है और मैंग्रोव कवर को जो है आंध्र प्रदेश में हटाया गया है। विकास के नाम पर मैंग्रोव को यहां पर हटाया गया है। और एक बात सच बताऊं तो भाई यहां पर हटाया किस लिए गया है पता है? यहां हटाया गया सी फेसिंग फ्लैट्स बनाने के लिए। बड़े एरिया में बड़े स्तर पर कोस्टल एरिया में जो है वो रिक्लेम कर लैंड फिलिंग करके यहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा गया। और आज इसका परिणाम है कि एरिया जो है वो सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित हो जाता है जब कोई चक्रवात वगैरह आता है तो। ठीक है, तो एक समस्या इस एरिया की ये जान लीजिए। दूसरी, इस एरिया के बारे में एक और चीज समझिएगा। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बेसिकली एक और प्रॉब्लम फेस करता है, दैट यहां पर जो बंदरगाह हैं ये अवसादन की क्रिया से बहुत प्रभावित होते हैं। वैसे अवसादन की क्रिया तो हर एक बंदरगाह में होती है, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां रिवर डेल्टा बनाती है, तो पानी में ना बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। और इसीलिए एक शब्द याद रखिएगा कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, इस बंदरगाह के लिए कहा जाता है कि ये लैंडलॉक स्थल रुद्ध बंदरगाह है। ठीक है, ये स्थल रुद्ध या फिर एक शब्द है लैंडलॉक, ये लैंडलॉक बंदरगाह है। अब एक बात बताइए, कोई बंदरगाह लैंडलॉक कैसे हो सकता है? भाई उसका नाम ही है कि वो बंदरगाह है, वो पोर्ट है। व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि ये जो एरिया है, ये एरिया सागर के किनारे है। भाई जब चीज सागर के किनारे होगी तभी वो जो है वो एक बंदरगाह कहलाएगी। अब हम कह रहे हैं कि लैंडलॉक है। अब लैंडलॉक कैसे हो सकता है? तो समझना, इसके पीछे का कारण है कि ये थोड़ा सा पीछे है और एक छोटे से पाथ के थ्रू जो है ये कनेक्ट होता है विद सागर। मतलब ये पूरा का पूरा सागर के किनारे नहीं है, ये कुछ किलोमीटर, लगभग 12 से 15 किलोमीटर आगे जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट है। और यहां से एक आप समझ लीजिए नहर जैसी संरचना या एक रास्ते के थ्रू जो है ये सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब ये सागर से ओपन हो जाता है। मतलब सी से चलता हुआ शिप आएगा, एक रास्ते से होते हुए अंदर जाकर इस बंदरगाह में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए इसे बहुत सुरक्षित बंदरगाह भी कहते हैं, प्रोटेक्टेड जो बंदरगाह है वो भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है। वेल प्रोटेक्टेड जो पोर्ट है ये तब भी माना जाता है। और एक और बात कि विशाखापत्तनम में भी प्रॉब्लम है। विशाखापत्तनम भी एक समस्या से जो है वो प्रभावित होता है। एक तो ये बंदरगाह गहरा है, ये कुछ सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। ठीक, पूर्वी घाट में ऐसे बहुत ज्यादा गहरे बंदरगाह नहीं है, तो इसके लिए एक और बात याद रखना कि ये गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। और एक और बात दैट ये बंदरगाह जो है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, अर्थात प्राकृतिक बंदरगाह अर्थात क्या समझे आप इससे? आप इससे ये बात समझे हैं कि पूरे के पूरे पूर्वी तट में रेयरेस्ट में भी रेयर केस होगा कि कोई बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक हो। उसका एक ही मात्र एग्जाम्पल जो है वो विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह इसीलिए भी है क्योंकि आप नो डाउट कि इसके नीचे आपको जो है वो बड़ी रिवर्स दिखेंगी, इसके ऊपर भी बहुत सारी रिवर्स डेल्टा बनाती है, पर यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ ये आता है यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं। मतलब एग्जैक्ट अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो ठीक है, इसके नीचे बड़ी रिवर्स बनाती है, इसके ऊपर बड़ी रिवर्स बनाती है। इसके ऊपर महानदी वगैरह का डेल्टा है, ऋषिकुल्या, महानदी, दाया, ये सारी रिवर्स का जो है ब्राह्मणी, बैतरणी, जो महानदी, दाया और ऋषिकुल्या, ये क्रम से जो है वो रिवर्स है जो यहाँ डेल्टा बनाती है। इसके ऊपर, इसके नीचे फिर जो है गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वेंगई, ये साइड जो है वो डेल्टा बनाती हैं। तो इस तरीके से क्रम से आपको दिखेगा, बीच में जहां गैप आता है वहां विशाखापत्तनम है। ठीक, देखो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। मैंने बहुत सिंपली जो है वो इस बात तो कह दिया कि ऊपर से चलते हुए आओगे, जरा मैं इधर दिखाता हूं आपको। आप ऊपर से चलते हुए आएंगे तो इस तरीके से जो है वो नदियां आपको दिखाई देंगी क्रम से। ये जो है वो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा के नीचे बैतरणी, बैतरणी के नीचे महानदी, महानदी के नीचे
बैतरणी के नीचे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के नीचे महानदी, महानदी के नीचे दाया, दाया के नीचे ऋषिकुल्या, यहां पर फिर विशाखापत्तनम, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वेंगई। ऐसे जो है रिवर्स का क्रम है। मैं वैसे रिवर वाइज चैप्टर में आपको रफली अराउंड 80+ रिवर्स कराऊंगा क्लास में। अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते रहे, अगर आप लोग को लगा कि ये सीरीज जो है आपके लिए फायदेमंद है, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट पार्ट 2। मैं इसका भी जो है वो पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें हम पहले तो 80+ रिवर्स की प्लॉटिंग देखेंगे। ओके, उसके बाद हम जो है उसकी डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। डन। चलिए, तो विशाखापत्तनम आपको दिखाई देता है, ये एकमात्र यहाँ का प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होते। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि सर ये सेडिमेंट के डिपॉजिट होने का कनेक्शन क्या है बंदरगाह के निर्माण के साथ, तो देखो यहाँ आप समझ जाओगे। ये है, मान लीजिए बच्चे, एक सागर। ठीक, आप ऐसा समझिए कि ये जो है वो दोनों तरफ आपको भारत का ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये वेस्टर्न घाट्स है, और यहां आपको ईस्टर्न घाट्स दिखते हैं। ठीक, पूर्वी घाट दिखता है। अब इस बात को समझो कि अगर मैंने कहा कि आपको बनाना है बंदरगाह, ठीक, आप क्या चाहते हो बंदरगाह में? आप यही चाहते हैं कि ये जो शिप आ रहा है भाई, ये शिप यहां तक पहुंचे, यहां से हम इसके जो उत्पाद हैं उसे जो है वो खाली कर सके, ये शिप यहां से दूसरा उत्पाद लेकर जा सके। पर दिक्कत है, अगर आप इस शिप को ऐसे लेकर आगे जाओगे तो आगे जाने पर कहीं ना कहीं जाकर ये शिप जो है ये टकरा जाएगा किससे? सागर की तलहटी से। अब इतने डिस्टेंस को कैसे कवर करा जाए? तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां बंदरगाह का कंस्ट्रक्शन करते हैं और इतने भाग को हटाते हैं। ठीक, तो ये जो हो गया, ये हो गया कृत्रिम बंदरगाह। बजाय इसके अगर आप यहां देखो तो यहां पर आप पाएंगे कि जल्दी ही गहरा सागर जो है वो आ जाता है। अब इससे क्या होगा? शिप बहुत आसानी से जो है वो यहां तक आ गया। अब यहां से यहां आप जो है एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके भी आप शिप को जो है वो खाली कर सकते हैं, उसको वापस लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। तो ये स्थिति होती है। अब इस स्थिति को और भी ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये बना देता है कि भाई यहां नदियां जो है अपना डेल्टा बना रही हैं। अब डेल्टा बनाने से क्या होता है कि लगातार अवसाद जो है वो यहां पर बनता रहता है और ये तट जो है इसका उत्थान होता रहता है। ठीक, इस कारण से फिर यहां पर जो बंदरगाह होते हैं वो प्राकृतिक नहीं रह जाते, आपको उनका बार बार जो है वो निर्माण करना पड़ता है। बार बार एक तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करना पड़ता है, साथ ही प्राकृतिक रूप से आपको गहरा सागर जल्दी ही दिखाई नहीं देगा। और जबकि विशाखापत्तनम इसका अपवाद है, ये प्राकृतिक भी है, लैंडलॉक भी है, प्रोटेक्टेड भी है। आई होप पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए, अब यहां आते हैं गोदावरी और कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं जरा यहां पर लिखूं गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के बारे में। गोदावरी कृष्णा डेल्टा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा है यह भारत में स्थित सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, कैसे? देखो, एक बात है, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसका एक छोटा पोर्शन जो है वो भारत में आता है इन अ स्टेट ऑफ ओडिशा, इन अ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन भारत के अंदर स्थित सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत के भीतर स्थित सबसे बड़ा डेल्टा जो है गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं भारत के अंदर स्थित सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा ये जो है वो गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा है। दूसरी बात, ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसकी एक विशेषता है। पहली विशेषता तो यह है कि यहां पर एक गैस मिलती है और ये गैस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस मिलती है, इसका नाम है शेल गैस। शेल गैस, शेल गैस क्या होती है? तो देखो, पहली बात तो ये प्राकृतिक गैस होती है यार। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। अब मैं 10-5 मिनट में आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहली बात तो शेल गैस जो है एक प्राकृतिक गैस है। जैसे आप जो सामान्य रूप से प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं ऊर्जा निर्माण के लिए, वो जो है ये उपयोग होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा यूज जो है वो हम
इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डियर एक समय पर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किसे, यूएसए को। अब मैं यहां से पूरी जो है चीजें एक एक करके ओपन करता हूं। सबसे पहली बात तो शेल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है, ये अमेरिका है सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार, सबसे बड़ा देश। ठीक, अब हुआ यह था कि ये जो शेल गैस थी, ये शेल गैस सामान्य प्राकृतिक गैस की तरह नहीं होती। ये जो है चट्टानों के बीच भरी होती है, इनके बीच दरारों के अंदर, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स के अंदर, तो इसे निकालना बहुत कठिन होता है। यानी कि शेल गैस को निकालने के लिए ये जो है एक स्पेशल टाइप की टेक्निक यूज होती है, विच इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड फ्रैक्चरिंग टेक्निक। मैंने बार बार कहा इस बात को कि आप लोग जो है वो बहुत सतही पढ़ने लगते हैं अक्सर जब इंडियन ज्योग्राफी या भूगोल जैसे विषय को पढ़ते हैं। बहुत कंसेप्चुअल हो चुका है यूपीएससी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी जो है टॉपिक्स के अंदर जाता है। कुछ परफेक्ट टॉपिक्स हैं जिससे वो प्रश्न पूछता है, लेकिन उस प्रश्न को वो गहराई से पूछता है। आप फैक्ट की फिलॉसफी को समझिए। ठीक, कोई फैक्ट आपसे पूछा गया तो उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, वो किस गहराई में जाकर उसने ये प्रश्न पूछा है। अगर वो इस गहराई तक उतरा है, मतलब हर एक टॉपिक के अंदर वो इस गहराई तक जा सकता है। फाइन, तो यहां ध्यान से सुनिएगा कि जो शेल गैस है ये प्राकृतिक गैस है, सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शेल गैस के केस में आप पाओगे कि इस गैस में एक विशेषता है कि ये कंट्रोल्ड फ्रैक्चरिंग जो तकनीक है इसके द्वारा ही निकाली जा सकती है। सामान्य रूप से इसको एक्सट्रैक्ट करना या निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है एस्केप हो जाती है। काफी लाइटर गैस है, इसलिए बहुत जल्दी जो है ये एस्केप हो जाती है, बहुत जल्दी वहां से रिस जाती है। इसीलिए कई देशों के पास शेल गैस होने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस शेल गैस। वो शेल गैस का उत्पादन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहां से निकालना बहुत कठिन है। अब हुआ ये कि यूएसए ने जो है वो एक टेक्निक डेवलप करी जो कंट्रोल फ्रैक्चरिंग टेक्निक थी, और इसमें जो है एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग होना था। और ये पदार्थ कौन सा था? ये पदार्थ था गुआर गम। अब यहां सुनिएगा, यूपीएससी को इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपने कहीं कोई टेस्ट सीरीज भी फॉलो करी है अगर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टडी आईक्यू की, कोई सी भी टेस्ट सीरीज, कहीं भी टेस्ट सीरीज अगर आपने सॉल्व करी होगी तो आपने इसके नाम जरूर सुना होगा, अ वर्ड कॉल्ड गुआर गम। ठीक, अब ये क्या होता है गुआर गम, तो ध्यान से सुनना। गुआर गम ना, अगर आप लोग मुझे हिंदी भाषा में सुन रहे हो तो मैं नहीं मान सकता कि आपने कभी ये जो है शब्द ना सुना हो। खासकर गुआर गम शब्द यूज होता है राजस्थान में। ठीक, ये एक ऐसा आप कह लो खेत में उगने वाला पौधा है जिसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। इसका फल होता है, इसका सब्जी होती है, जो इसका प्रोडक्ट होता है, जो इसका फल होता है, वो एक सब्जी की तरह ट्रीट होता है। और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, कहीं गंवार फली कहा जाता है, अलग अलग नाम होते हैं। ये गुआर फल था। ठीक, ये गुआर गम के नाम से जाना जाता था और इसका मास प्रोड्यूसर था राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में ना इसका बड़ा प्रोडक्शन होता था, और राजस्थान में होलसेल मार्केट में इसका प्राइस बेयरली जो है वो 4-5-6 रुपए, 10 रुपए किलो होता होगा। अगर कोई राजस्थान से हो, या अगर आप इस सब्जी को कभी आपने खाया वगैरह हो, वैसे मैं स्वयं तो खाया है भाई, और मतलब खाता रहता भी हूँ, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं हम, तो नो डाउट कि हमने इसे जो है वो देखा भी है, इसका उपयोग भी करा है। अलग अलग शेप साइज की आती है, अलग अलग प्रकार की आती है, पर कॉमनली ग्रोन होने वाली जो है ये वेजिटेबल है। अब ये जो राजस्थान में होने वाली गुआर गम थी, बड़े स्तर पर राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता था, क्योंकि ये सेमी एरिड एरिया में भी उग जाती थी। शुष्क, मैं अभी लिख भी देता हूं, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी। ठीक, अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी इसका जो प्रोडक्शन था ये संभव था, इसका उत्पादन जो है वो संभव था। अब हुआ ये था कि जो राजस्थान है यहां इसका बढ़िया उत्पादन चलता था। यूएसए को पता था कि भाई कंट्रोल फ्रैक्चरिंग टेक्निक से जो है वो आसानी से उत्पादन करा जा सकता है। अब इस उत्पादन के लिए यूएसए ने बड़े स्तर पर राजस्थान के जो एरिया है वहां से अप्रोच करा गुआर गम को, और इसका जो है आयात स्टार्ट कर दिया यूएसए ने। अब आप इमेजिन करो, ठीक है, ध्यान से सुनना, आयात प्रारंभ हुआ,
यूएसए के द्वारा। अब इसको समझना बच्चों बहुत ध्यान से कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपके द्वारा ही है, वो भी आपका ऐसा उत्पाद खरीदने के लिए जिसकी कोई खास कीमत नहीं है। आपका मार्केट उस उत्पाद के लिए बड़ी कीमत पे नहीं कर पा रहा है, बट अब आपके द्वार में आया है यूएसए एंड यूएसए वांट्स कि आप बड़े स्तर पर जो है इसका निर्यात करो। राजस्थान के किसानों ने यही करा भाई, ऑब्वियसली सभी किसान कोई भी हो भाई वो यही करेगा। बड़े स्तर पर इसका आयात जो है वो यूएसए करा जाने लगा। जब ये चीज पॉपुलर हुई तो इवन हमारे जो मेजर खाद्यान्न उत्पादक राज्य हैं, खासकर पंजाब हरियाणा की बेल्ट के किसान, फाइन, पंजाब प्लस हरियाणा, इस एरिया के किसान भी इवन जो है वो इसे उगाना स्टार्ट करते हैं। सारे किसान ऑब्वियसली नहीं, बट जो सेमी एरिड एरिया में आते थे वो किसान। अब कहानी ठीक चल रही थी, बढ़िया से शेल गैस का जो है उत्पादन हो रहा था यूएसए में, और यूएसए मास लेवल पे से खरीद रहा था। 2-2.5 साल तक ये कहानी ठीक चली, लेकिन ऑन ऑफ अ सडन अचानक से यूएसए ने कहा कि भाई हमें अब नहीं चाहिए इंडिया से गुआर गम। क्यों? क्योंकि चाइना की एक कंपनी ने जो है वो एक ऐसा उत्पाद बना लिया था जिससे बहुत आसानी से जो है वो गुआर गम को बिना यूज करे भी कंट्रोल फैक्चरिंग टेक्निक में शेल गैस को निकाला जा सकता है। मतलब इसका आ गया एक चाइनीज अल्टरनेटिव, और चाइनीज अल्टरनेटिव आया और आने के बाद इंडिया से यूएसए ने खरीदना जो है वो बंद कर दिया। और ये सारी चीज ऑन ऑफ अ सडन हुई, और ऑन ऑफ अ सडन होने से हमारा ये जो यूएसए के द्वारा आयात या भारत तक किया जाने वाला निर्यात था, ये निर्यात जो है ये समाप्त हो जाता है। अब समाप्त होता है तो क्या होने वाला है? होने ये वाला था कि भारतीय किसानों को हानि होती, और ये हानि जो है वो बाकी के किसान तो बेयर कर जाते शायद, बट राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी समस्या होती। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन करा, और इंटरवीन करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा गुआर गम खरीदा। हमने भी वो गुआर गम जो है वो थोड़ा सा अपने पास रखा। वाई? बिकॉज हमारे पास भी शेल गैस है, और शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें गुआर गम की जरूरत पड़ती, तो हमने कुछ ना कुछ अपने पास जरूर रखा, पर बाकी का अतिरिक्त था, सरप्लस था, हमारे लिए वेस्ट था, और फिर जो है उस वेस्ट को मैनेज कर दिया गया, मतलब उसे डिकम्पोज कर लिया गया। क्या समझे आप इस कहानी से? आप इस कहानी से समझे कि भाई देखिए किस प्रकार से जो है हमारे होम ग्रोन क्रॉप्स भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ ऐसे जो है उत्पादों के लिए जो शायद न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड में अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसमें एक और बात याद रखना, नो डाउट कि आप मुझसे कहोगे कि सर ये बात तो यार बहुत पुरानी है, आप जो है वो बहुत पुराना बता रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा देखो, मैंने कहा ना वाटर ड्रॉप इफेक्ट, अभी ये थी गुआर गम की कहानी। अब इसको दोबारा री एनर्जाइज कर दिया गया तब जब इसरो बीच में आया। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक आप सभी परिचित हैं इसरो से। इसरो ने कहा कि हम मंगल मिशन में जाएंगे, मंगल मिशन में जाएंगे। ठीक, और मंगल मिशन में जाने पर हम जो है वो गुआर गम का उपयोग करेंगे स्पेस ब्रिक्स बनाने में। मंगल ग्रह की मिट्टी से, मंगल ग्रह की मिट्टी से हम जो है वो गुआर गम की सहायता से ईंटें बनाएंगे, और इसमें जो है बाइंडर की तरह गुआर गम का यूज करेंगे। तो ये इसका जो है वो एक और उपयोग है, इसीलिए इसे थोड़ा सा याद रखे रहना। ठीक है, डन। चलो, तो एक तो ये हो गया इसकी प्राकृतिक गैस को लेकर। ठीक, एक और बात सुनिए गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के बारे में। याद रखना बच्चों कि इस एरिया में आपको जो है वो एक झील मिलेगी जिसका नाम है कोल्लेरू झील, कोल्लेरू लेक। अब समझो, पहली बात, ये झील जो है वो बड़ी क्रांतिकारी है। अब आप कहेंगे क्यों क्रांतिकारी है? मैं आपसे कहूंगा कि देखो यार, ये जो झील है ना, पहले ये लैगून झील ही थी, ये पहले लैगून झील थी। ठीक, और ये जो लैगून झील थी ये बाद में डेल्टाई झील में परिवर्तित हुई है। और ये क्यों परिवर्तित हुई उसका कारण जान लो। ये अवसादन की क्रिया से, अवसादन की क्रिया के कारण जो है ये डेल्टाई लेक में परिवर्तित हुई, डेल्टा लेक में जो है ये परिवर्तित हुई।
आप इस बात को समझो कि कोलेरू झील जो है वो लेगून झील थी, लेगून झील से डेल्टा में बदली क्योंकि यहां अवसादन हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या कह रहे हो आप, ये अवसादन है क्या एग्जैक्टली अवसादन की क्रिया? तो देखो पहली बात मैं आपको यहां एक बात समझाता हूं। देखो जो जनरली डेल्टा लेक्स हैं, जो जनरली दिखाई देने वाली, सामान्य रूप से दिखाई देने वाली डेल्टा लेक्स हैं, बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये लेक्स क्या होती हैं? ये बनती हैं प्योरली किससे? नदी जल से, आर्द्र भूमि से। ये आर्द्र भूमि होती है और इसमें ज्वार भाटा का पानी भी आकर मिलता रहता है, ज्वार भाटा का भी पानी मिलता है। ठीक, अब समझना होता क्या है कि बाई चांस एक नदी आई, यहां देखिएगा ये एक नदी आई। आई थिंक आप लोगों ने डेल्टा का निर्माण जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में देखा होगा कि इस तरीके से डेल्टा का जो है वो निर्माण होता है जहां पर नदी जो है वो एक पॉइंट से कई धाराओं में टूट जाती है। ठीक, ये कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर ना अवसाद रुक जाते हैं, नदी बहते हुए आती है, एक सिंपल वर्ड्स में कहूं तो नदी बहते हुए आती है, तट के पास ढाल शून्य हो जाती है। यही कारण है कि आपको सागर के तट के समानांतर ही सागर जो है वो जमीन दिखती है। आप ऐसे कभी सागर के किनारे जाओ तो आप क्या पाओगे? आप यही पाओगे कि जिस जमीन पर आप खड़े हो उससे कंटिन्यूएशन में सागर है आगे। ना ही सागर ऊंचा है ना ही सागर नीचा है। इसका मतलब है जमीन और सागर एक जगह पर आके बराबर हो जाते हैं। अब जब जहां पर ये बराबर हो जाते हैं वहां ढाल शून्य हो जाती है, स्लोप जो है वो जीरो हो जाता है। और चूंकि स्लोप जीरो हो जाता है इस कारण से यहां आके जो रिवर का सेडिमेंट्स है दे यूज टू बी सेटल डाउन। ठीक है, तो ये जो है वो सेटल डाउन होने लगते हैं, रुकने लगते हैं। एंड जैसे ये सेटल डाउन होंगे दे यूज टू ब्रेक, ये जो है वो स्ट्रीम को ब्रेक कर देते हैं। यहां पर अवसाद आकर रुके, पानी यहां बहते हुए आ रहा है, पीछे से पानी का धक्का लग रहा है, यहां अवसाद रुका हुआ है, इस कारण से पानी जो है वो बिखर जाता है और बिखरने के बाद ये डेल्टा बनाता है। अब यहां समझो, मैंने तो डायग्राम में स्ट्रीम्स बना रखी हैं पर स्ट्रीम्स नहीं होती हैं। इस पॉइंट से जो है कई धाराओं में ऐसे पानी निकला बस होता है, ये पानी बह गया है यहां आकर और फिर जो है वो कहीं कहीं जहां पर डिप्रेशन होता है, जहां पर थोड़ी गहराई होती है, वहां नदी का पानी भर भी जाता है। ये कहलाती हैं डेल्टाई झील या डेल्टा लेक्स। अब डेल्टा लेक को ऐसे बनना चाहिए भाई, सामान्य सी बात है, डेल्टा लेक है इस प्रकार से बने। पर कोलेरू झील जो है वो अलग तरीके से बनी है। कैसे अलग तरीके से बनी है? इसलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट को थोड़ा गहराई से पढ़ो। मेक श्योर कि डेल्टा लेक जो है वो ज्वार भाटा या नदी के जल के भर जाने से बनती है, पर कोलेरू लेक में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर लेक कैसे बनी थी तो अब जरा ध्यान से देखना। यहां पर ना स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये जो है वो कोलेरू झील थी। ठीक, कोलेरू झील के बाद यहां पर आई गोदावरी कृष्णा। ठीक, ये गोदावरी है और ये कृष्णा है। ठीक है, अब दे यूज टू ब्रॉड सेडिमेंट फ्रॉम द इंटीरियर एरियाज। सो ये जो है वो इंटीरियर एरिया से अपना सेडिमेंट्स लेके आती थी एंड इन सेडिमेंट्स को ये जो है वो समय के साथ यहां से डिपॉजिट करते जाती हैं। अब जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे थे तो एंड में ये सेडिमेंट जो है वो इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और यहां पर सेडिमेंट्स के कनेक्ट होने से समय के साथ जो ये लेगून झील थी ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये जो डेल्टा लेक है ये एक्चुअली में लेगून लेक थी पहले। जैसा मैंने कहा दैट दिस वाज इनिशियली अ लेगून लेक, ये लेगून लेक थी। फिर अवसाद जम जाने से ये जो है ये डेल्टा में चेंज हुई है। डन। इसमें क्या डिफरेंस आता है? इसमें डिफरेंस ये आता है कि सामान्य रूप से जो डेल्टाई झीलें हैं वो ब्रैकिश वाटर की होती हैं क्योंकि इसमें नदी का पानी भी होता है और सागर का पानी भी होता है। पर यहां पर नदी का पानी ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण इनकी जो लवणता है या ब्रैकिश वाटर की जो सैलिनिटी है काफी कम होती है। ठीक, क्योंकि इनमें ज्यादा किसका पानी होता है? नदी का पानी। ज्वार भाटा का पानी तो थोड़ा बहुत आकर भरता है। लेकिन जब कोई लेगून लेक जो है वो डेल्टा में बदलती है तो इसमें इनिशियली सागर का ही पानी था, समय के साथ अवसाद आ गया बीच में तो इसका मुख जो है वो बंद हो गया, लेकिन था इसमें इनिशियली सागरीय पानी ही, सागरीय जल ही, और अब नदी का जल इसमें मिल रहा है तो इनकी लवणता यानी कि जो डेल्टा लेक्स शुरुआत से डेल्टाई झील ही थी उनकी लवणता कम होती है
और वो डेल्टा लेक्स जो लेगून लेक से अवसादन की क्रिया से बनी होती हैं, उनकी लवणता अपेक्षाकृत सामान्य डेल्टाई झील से ज्यादा होती है। ये याद रखना, ये की पॉइंट है, मेक इट श्योर। सिंपल वर्ड्स में कहूं, जो शुरुआत से डेल्टाई झील थी उसकी लवणता अपेक्षाकृत उस झील से कम होती है जो लेगून झील से डेल्टाई झील बनी हो, ठीक। लेकिन यह भी याद रखना, वो डेल्टा झील तो है, इसका मतलब है सामान्य रूप से उसकी लेगून झील से लवणता कम होगी, ठीक। ये ना, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं, तो ध्यान से इसे जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। खुश, चलें आगे। चलिए अब यहां देखिए अगला स्टेप, ये हुआ गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के बारे में और थोड़ा सा जो है वो कोल्लेरू लेक के बारे में। अब आइए जरा पुलिकट झील के बारे में बात करते हैं। पुलिकट झील के जस्ट नीचे यहां पर चेन्नई है। अगर मैं कहूं ना चेन्नई के बारे में, तो वैसे तो एक बात है कि कोई भी व्यक्ति हो उसे अपना जो है वो होम टाउन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नो डाउट के चेन्नई इज नॉट माय होम टाउन, ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक अ सेकेंड होम। मैं मतलब अपने करियर के बहुत लंबा समय मैंने चेन्नई में स्पेंड करा है। बहुत लंबा मतलब कि आप मानकर चलिए कि एक बहुत लंबे समय तक इस स्थान पर जो है वो मैंने वर्क करा है, मेरी कर्म भूमि रही है। तो एक सामान्य सा लगाव जो है वो हमेशा आप जिस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है वो कैरियर में कोई जॉब करते हुए कहीं पहुंचे और फिर वहां पर आपने करियर के नए डायमेंशंस को टच करा, तो एक जेन्युइन लगाव तो आपको होगा ही। तो मैं 2 शब्द अगर इस जो है शहर के लिए ज़्यादा बता दूं आपको, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये जो है ये इज़ अ ग्रेट सिटी, एक बहुत बढ़िया शहर है। आप जो है वो यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें, नए कल्चर जो है वो पता चलेंगे। आई विल डिस्कस अबाउट दिस, बट पहले हम अपना कार्य कर लेते हैं। आइए, सबसे पहली चीज तो यार यहां पर आप देखेंगे एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, ठीक है। आइए, पुलिकट लेक, फाइन। अब पुलिकट झील के लिए जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो पुलिकट झील आती कहां पर है? ज्यादातर लोगों का कहना होगा कि सर क्या बात कर रहे हो भाई, पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश में आती है, आंध्र प्रदेश। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आंध्र प्रदेश में ही बस नहीं आती, इसका 80% भाग आंध्र प्रदेश में आता है, लेकिन इसका 20% जो पोर्शन है ये जो है ये तमिलनाडु में भी आता है। तो ये याद रखना कि 20% ऑफ दिस लेक बिलोंग्स टू तमिलनाडु एज वेल। ये तमिलनाडु भी बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 80 और 20 का रेशियो है। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो झील है, ठीक, ये झील याद रखिएगा ये लेगून लेक का उदाहरण है और आफ्टर चिलिका, मतलब चिलिका झील के बाद ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लेगून लेक है ऑफ इंडिया। डन। इसके अलावा पुलिकट झील के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, अब मैं आपको एक कंसेप्चुअल बात बताता हूं। याद रखना कि लेगून झीलें कहां बनती हैं, लेगून लेक्स कहां बनती हैं? लेगून लेक्स वहीं बनती हैं जहां पर ना उत्थान तट हो, इमर्ज कोस्ट लाइन हो। इमर्ज कोस्ट लाइन की विशेषता होती है लेगून झीलें, और यहां पर ना उत्थान तट ठीक ठाक है, मतलब आंध्र प्रदेश के एरिया के पास उत्थान तट ठीक ठाक चौड़ा है। तो इसीलिए ये जो झील है इसकी गहराई ज्यादा है, गहराई ज्यादा है। और गहराई ज्यादा होने के अलावा इस झील की एक विशेषता है, विशेषता यह है कि यहां पर ना सागर का जल जो अंदर ज्वार भाटा में चढ़ता उतरता है, तो यहां पर ना ज्वारीय तरंगे बहुत अच्छी बनती हैं, तेज नहीं बनती, बट एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि यहां पर स्पष्ट ज्वारीय तरंगे उपस्थित हैं। अब आप कहोगे क्या सर, इसका अर्थ क्या है? तो सुनो,
मैं आपको एक बात बताता हूं, लैगून झील एक झील है, ठीक, सब ध्यान से सुनिएगा, लैगून झील है तो एक झील ही। अब देखो, आप सागर के किनारे जाते हो तो आपकी क्या उम्मीद होती है भाई? आपकी उम्मीद होती है कि सागर के किनारे भाई खड़े हैं, सागर में लहरें वगैरह आए, थोड़ा स्नानम ध्यानम करोती हो, ओके, थोड़ा सी स्पोर्ट्स हो जाए, राइट। आप ये थोड़ी चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप एक नदी के किनारे जाते हैं कि नदी का पानी जो है उसमें लहरें नहीं उठती, शांत होता है और एक दिशा में, सम दिशा में बहता रहता है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है सागर से कि भाई सागर में लहरें उठे, लेकिन अगर आप किसी सागर के पास जाओ और वहां पर लैगून झील हो और लैगून झील के अंदर खड़े होकर अगर आप देखोगे बाहर की ओर, तो आपको वहां सागर का जल जो है वो, सागर के जल में जो है वो लहरें उठती हुई नहीं दिखाई देंगी, ठीक। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो सागर का पानी जरूर भरा है, बट सागर के एट्रीब्यूट्स नहीं है उसमें, वो एक झील के एट्रीब्यूट शो करता है, तो आपको उसमें लहरें वगैरह उठती हुई नहीं दिखती। लेकिन इसका अपवाद है पुलिकट झील। पुलिकट झील में जब आप जाओगे, मान लीजिए ये झील है, ठीक, इस तरीके से जो है ये एक झील है, इस झील में जो है ऐसे पानी भरा है, आपको पुलिकट झील में जो है वो सागर में लहरें उठती हुई दिखेंगी। ये झील ऐसी है जो अपवाद स्वरूप है, और इसका कारण एकमात्र है कि इसकी गहराई ठीक ठाक है, इसकी गहराई पर्याप्त है, शैलो नहीं है, उथली नहीं है, ठीक है। तो यह याद रखना कि कहां पर आपको किस लैगून झील में भारत में स्पष्ट रूप से जो ज्वारीय तरंगे हैं ये उठती हुई दिखाई देती हैं, तो वो पुलिकट झील है। जबकि मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, ऐसा चिलिका झील में नहीं है। चिलिका झील इससे बड़ी है, तब भी आपको जो है उसमें ज्वारीय तरंगे उठती हुई स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ये केवल और केवल यहां देखने को मिलती है, ठीक। लास्ट थिंग इज कि यहां पर बच्चों आपको, आई थिंक ये तो सभी को पता होगा ही, नहीं पता है तो फिर बुरी बात है, ये जीके जैसी चीज है, लेकिन मैं बता देता हूं, यहां पर इसरो का सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। और ये याद रखना, ये पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप स्थित है विच इज कॉल्ड एज श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, ये इसरो जो है इसे रन करता है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, ये एक आइलैंड है जो इसके अंदर स्थित है। दिस इज अ आइलैंड। मैं मानकर चलता हूं कि आपने इसे जरूर नोट डाउन करा होगा। इसके अलावा यह भी याद रखना कि जो लैगून झीलें हैं उनके अंदर एक सामान्य गुण होता है कि वहां पर नदी जल विसर्जित करती है। जल विसर्जित करने के कारण ये जल जो है, अब ना जो बच्चे ऑप्शन वगैरह पढ़ेंगे उन्हें ये बात बहुत डिटेल में पढ़नी है कि नदी के अंदर जो द्वीप है उसका निर्माण कैसे होता है। इसे नदी जल आकार की कहा जाता है। आपको लगता है कि नदी की तलहटी जो है वो किस प्रकार की होती है? मैं अगर आपको दिखाऊं तो नदी की तलहटी जो है वो इस तरीके से होती है। नदी की तलहटी कभी भी सीधी नहीं होती, ओके। नदी की तलहटी जो है आपको इस तरीके से सीधी नहीं दिखाई देगी कभी। ये जो है वो पूल, और जैसे ये स्थान पर ऐसे नीचे जाता है, ये कहलाता है पूल, रिवर पूल कहते हैं इसे, कुंड। और ये जो हिस्सा आपको उठा हुआ दिखता है इसे कहते हैं क्लिफ। और पानी जो आपको ऊपर से सीधा बहता हुआ दिखता है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो जिनको ऑप्शन वगैरह होगा ना वो यहां पर इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं मानकर चलता हूं कि आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा इसे पढ़ने में। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इस तरीके का है कि आपको जो है वो नदी का जल इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा, ठीक, लेकिन वो एक्चुअल में क्लिफ और कुंड लिए हुए होता है। इसलिए व्यक्ति की जो है नदी को पार करते समय डेथ हो जाती है। ये डेथ जोन्स होते हैं। पानी जो है वो एक्चुअल में आपको लग रहा है सीधा जा रहा है, पर वो केवल और केवल इतना पानी है जो सीधा जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, वो केवल इतना जल है जो सीधा जा रहा है, ठीक, ऐसे बह रहा है। बाकी का जो जल है वो इस तरीके से बहता है, वो ऐसे जाएगा पहले, ठीक, फिर यहां पर ये ऐसा जाएगा इस तरीके से, और फिर ये जो है वो इस तरीके से जाएगा। सो नदी का जल जो है वो अंदर क्लिफ और कुंड में इस तरीके से बहता है। और यही रीजन है कि जब व्यक्ति जो है वो नदी में तैरने जाता है तो उसे कई स्थानों पर जो है लिफ्टिंग फोर्स मिलता है, उसे ऐसा लगता है तैरना काफी आसान है।
और कई स्थान पर जो है उसे ऐसा फील होगा जैसे पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहीं पर सब एरियाज में जो है वो भंवर बनते हैं, झरनों के नीचे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए अक्सर आपको जो है झरनों के किनारे जो है वो झरनों के आसपास लोगों के डेथ होने की काफी खबरें मिलती हैं। तो नदी के इस प्रकार के बिहेवियर को हम नदी जल आकारकी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन बच्चों का ऑप्शनल वगैरह होगा आप लोग इसे पढ़ोगे, और ये नदी जल आकारकी का मेन यूज ही इसलिए है कि आप बांध बना सको। इवन अगर कोई सिविल इंजीनियर हो, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर जो है वो अपने सेमेस्टर में, अगर आप आईआईटी वगैरह से इंजीनियरिंग करते हो तो आप पढ़ोगे इसे इन 8 सेमेस्टर, जहां आपका आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग एंड देयर इंजीनियरिंग्स, ठीक। इसमें एक सब्जेक्ट शायद बीएमई या ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है, फाइन, मुझे सब्जेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, बट यस एक सब्जेक्ट होता है, उसमें जो है आप मैसिव जो स्ट्रक्चर्स है उसकी केस स्टडी पढ़ते हो, और उसमें आप जो है एम्स्टर्डम, उसमें आप जो है कोल्हापुर, और उसमें आप जो है वो इसी तरीके से एक और बांध है इन यूएसए, इसे जाइंट रोवर्स डैम ऐसा कुछ तो भी नाम है, उनकी केस स्टडीज पढ़ते हो, और इससे आप जो है वो समझते हो कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स कैसे फेल कर जाते हैं, टूट कैसे जाते हैं बांध, और उसमें जो है जो डेटा आप यूज करते हो वो जल आकार की रिवर डायनेमिक्स, ये डेटा जो है यूज करा जाता है, और ये डेटा एक्चुअली में ज्योग्राफी से निकल कर आता है। अंततः ज्योग्राफी में आप देखोगे इनके एंड मीन के डेटा जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट का इनिशियल डेटाज हैं। बहुत इंटरेस्ट आता है इसे पढ़ने में कि कैसे जो है वो टिहरी बांध केवल मिट्टी से बनाया गया है, कैसे कोल्हापुर बांध जो है वो बनाया गया, सिल्टिंग के प्रॉब्लम के कारण वो बांध टूट गया, और उस बांध का जो इंचार्ज थे, ही यूज्ड टू रिजाइन 1 month प्रायर, उन्होंने जो है 1 महीने पहले कह दिया था कि बांध टूटेगा, फाइन, और इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूंगा क्योंकि इसमें 30 साल से सिल्टिंग को जो है वो क्लियर नहीं करा गया है। सो ये सारी चीजें जो है वो, और अभी जो डैम कोलैप्स हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटा डैम था बहुत छोटा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, सो ये जो है ये स्थितियां आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आप जो है वो एक नदी में द्वीप पढ़ोगे, वो नदी आकारकी से संबंधित होता है, एक और होता है वो संबंधित होता है नदी द्वीपों से, वो जो संबंधित होता है बेसिकली लगून झील से। और लगून झीलों में पता है जो द्वीप है क्यों बन जाता है, क्योंकि अक्सर यहां पर आसपास अवसाद आकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी वगैरह आकर या आसपास का अवसाद जो है वो यहां आकर जमता है, क्योंकि यहां पानी रुका हुआ होता है। अब समझना, जैसे ही हिट करता है ना सागरी जल, तो सागरी जल हिट करने के बाद कुछ इस तरीके से गति करता है, ठीक, वो इस तरीके से गति करता है, यहां जाता है पानी, और पानी आने के बाद बिखरता है, और बिखरने के बाद इस तरीके से जो है वो यहां पर ये पानी वापस आता है। ये नेचर होता है सागरी जल का, वो इस तरीके से जो है वो यहां पर फ्लो करता है, और फ्लो करता है ना तो अक्सर ये जल जहां जाकर मिलता है वहां अवसाद ये छोड़ता है, और इसलिए लगून झीलों के बीच में आपको कभी कभार जो है वो द्वीप वगैरह बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे खैर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अगर आप लोग इस सीरीज को आगे देखते हैं तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दिस टू। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको पुलिकट झील यहां पर दिखाई देगी। ओके, चलिए, तो ये हमारा एरिया हुआ विच इज कनेक्टेड विद द गोदावरी कृष्णा का एरिया, आंध्र का एरिया। इस एरिया के लिए एक बात याद रखना कि यहाँ का एक बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो प्लांट है, यहाँ का एंडेमिक प्लांट। मैं खैर तटीय मैदान के इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ, यहाँ का जो तटीय मैदान में पाए जाने वाला वृक्ष है या पादप है, पादप मतलब वेजिटेशन, ठीक, जो वेजिटेशन है जो यहाँ का एंडेमिक है, जो यहाँ का एंडेमिक प्लांट है, एंडेमिक मतलब स्थानिक, उसका नाम है रेड सैंडल्सवुड या रक्त चंदन, वही वो पुष्पा मूवी वाला, ठीक। यहां का एंडेमिक प्लांट है रेड सैंडल्सवुड या रक्त चंदन। और ये याद रखना कि जो रक्त चंदन है या रेड सैंडल्सवुड है ये केवल और केवल यहीं पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। डन, तो इसे थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग पर क्लियर रखोगे, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे अंतिम कोस्ट पर, और ये जो अंतिम कोस्ट है ये है तमिलनाडु का कोस्ट, ठीक। इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक।
ये जो है ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ओके, कुछ इस तरीके से लगभग आपको देखने को मिलेगा। डन। ये ना आपको ऐसा सा कुछ दिखता है, यहां थोड़ा सा यहां पर एक कटिंग एज है। ओके, और फिर यहां से तो खैर वो बड़ा सा हिस्सा है ही। ठीक, चलिए अब यहां देखो, सबसे पहले तो इस कोस्ट के बारे में ये याद रखना कि यहां पर एक तो पहली बात है कि एक बड़ी रिवर अपना डेल्टा बनाती है, एंड दैट रिवर इज कॉल्ड एज, यहां पर आपको एक बड़ी नदी दिखेगी और इस नदी को कहते हैं कावेरी नदी। ठीक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिवर है पूरे साउथ इंडिया की, मतलब आप मानकर चलिए कि साउथ इंडिया की सबसे जो क्रांतिकारी रिवर है, ठीक, ये नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी, ठीक, कावेरी नदी के नीचे आओगे, यहां पर एक और नदी जो है वो अपना डेल्टा बनाती है, ये है इज वेंगाई रिवर। वैसे वेंगाई रिवर थोड़ा नीचे तक यहां तक आती है, बट मैं इसे ऊपर तक बना रहा हूं। ये वेंगाई रिवर है, वेंगाई रिवर। तो आपको एक कावेरी नदी दिखाई देगी, एक वेंगाई नदी दिखाई देगी। ठीक, अब यहां समझना कि जो कोरोमंडल तट है, यहां एक स्थान पर तो एक तो स्पष्ट रूप से यहां आपको चेन्नई मिल जाएगा। ठीक, ये स्थान में आपको जो है यहां चेन्नई मिल जाएगा। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, भारत के सबसे पुराने बंदरगाह, पूर्वी तट का तो सबसे पुराना है ये। ठीक, पूर्वी तट के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। में से एक है। चेन्नई इज अ सिटी जिसका अपना पूरा हेरिटेज है। मतलब अगर आप कभी चेन्नई वगैरह जाओगे तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाओगे कि चेन्नई वाले एरिया में अपना पूरा कल्चरल इंपॉर्टेंस है। चेन्नई इज अ प्लेस जहां आपको बहुत सारी चीजें न्यू दिखाई देंगी। ठीक, मतलब जो आपने सामान्य रूप से ना देखी हो। खासकर आप, जैसे मैंने कहा, साउथ इंडियन फूड, तो जो आप साउथ इंडियन फूड के लिए जनरली इमेजिन करते हो, ठीक है, कि साउथ इंडियन फूड कैसा होगा, तो वो जो इडली, सांबर, डोसा आप ये जो इमेजिन करते हैं, वो एक्चुअली में इस तमिलनाडु से बिलोंग करने वाली थी। ये तमिलनाडु और केरल में काफ़ी ज़्यादा, केरल में तो फिर भी फिशरी हॉटस्पॉट होने के कारण, मतलब आसपास फिश ज़्यादा होती हैं यहाँ, इस कारण से जो है वो आपको थोड़ा फिश में, फूड में फिश का टच ज़्यादा दिखता है। पर तमिलनाडु इज़ अ एरिया जहाँ आपको प्रॉपरली जो साउथ इंडियन फूड कल्चर है वो दिखता है। ठीक, तो ये याद रखना कि तमिल भाषी एरिया इज प्रॉपरली, जो आप जिसे साउथ इंडियन टच जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ दिखता है। दूसरी चीज, ऐसा क्यों है, तो देखो इस बात को समझना, मैंने कहा ना कि हर एक चीज इज डिराइव्ड बाय ज्योग्राफी, हर एक चीज जो है वो भूगोल से बिलोंग करती है। कैसे, तो देखो आपको ना जो बंगाली इवन ब्राह्मण्स हैं, हिंदूज हैं, ठीक, जनरली ये माना जाता है कि हिंदू रिलीजन में जो है वो मांस वगैरह के सेवन के लिए जो है वो प्रोहिबिशन होता है। ठीक, सामान्य रूप से एक जो है सामान्य अवधारणा, अपवाद बहुत सारे हैं, नियम जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सहज एक जनरल स्टेटमेंट कह रहा हूँ। पर आपको जो बंगाली हिंदू है, या इवन जो ये बहुत सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो यहाँ कुछ जातियाँ हैं जो सामान्य रूप से मांस का सेवन नहीं करती हैं, माना जाता है। ठीक, इवन दैट जो कैस्ट है वो तक मछली खाती है। बंगाली ब्राह्मण भी जो है वो सामान्य रूप से कहा जाता है कि दे यूज टू कंज्यूम फिश, बिकॉज उसके कल्चर का हिस्सा है। आपको जिस एरिया में फिश दिखाई देंगी, फ्रेश वाटर हो या सॉल्ट वाटर हो, ठीक है, ताजे पानी की हो या खारे पानी की हो, वहां फूड का मेन इंग्रेडिएंट ये होता है। आपको ऐसा केरल वाले एरिया में दिखाई देगा, ऐसा आपको जो है वो गोवा वाले एरिया में भी दिखाई देगा। जहां पर कोस्टल एरिया है वहां आपको सामान्य रूप से या तो फिश कल्चर दिखेगा, और अगर वहां बारिश अच्छी होती है तो वहां पर राइस कल्चर दिखेगा। चाइना में दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। कभी आप चाइना का ट्रेडिशनल फूड देखिएगा, उसमें आपको जो है वो राइस एकदम, चाइना की ज़्यादातर पॉपुलेशन उसके जो है वो कोस्टल वाले एरिया में रहती है, और वहाँ पर अच्छी जो है जलोढ़ मिट्टी है, इस कारण से वहाँ राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इसलिए इंडिया और चाइना दोनों ही राइस प्रोड्यूसर्स हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट चाइना, सेकेंड हम।
ठीक, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पता है कि नहीं कि भारत जो है वो राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन हम निर्यात भी करते हैं। चाइना निर्यात नहीं करता है, चाइना आयात करता है। हम भेजते हैं चाइना में, हम चाइना भेजते हैं राइस को। और पता है किस लिए? वहां से जो है राइस प्रोसेस होकर इंडिया में ही बिकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी जो है उसका उदाहरण है ये कि इंडिया से राइस जो है वो बेचा जाता है चाइना में, चाइना में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उससे कुछ उत्पाद बनते हैं। ठीक, वो उत्पाद भारत में कई इंडस्ट्रीज खरीदती हैं और उससे फिर अपना उत्पाद बनाती हैं। मतलब हमारी ही चीज गई हमारी ही चीज गई चाइना, चाइना में प्रोसेस हुई और हमारे उद्योगों को महंगे दामों पर बेची गई। मतलब वो इंटरमीडिएट जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हमारे पास नहीं है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जो है वो चेन्नई में दिखाई देगा। चेन्नई खैर आपको जो है बंदरगाह के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद कावेरी और वेंगई, इसका जो है यहाँ डेल्टा है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो हिस्सा आप लोग देखते हो, ये पहले तो मैं यहाँ पर एक पूरा पोर्शन ऐसे बना देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। ठीक, मन्नार की खाड़ी में एक बात याद रखना कि यहां पर जो है वो आपको एक विशेष स्थिति दिखाई देगी। मैं यहां लिख देता हूं कि मन्नार की खाड़ी में जो है वो आपको मैंग्रोव भी दिखेंगे, प्लस यहां पर आपको कोरल भी दिखाई देगा। तो कोरल और मैंग्रोव इन दोनों का विस्तार आपको इस स्थान पर दिखता है। लेकिन याद रखना कि कोरल कहां मिलते हैं? जहां अवसाद मुक्त हो, जहां अवसाद मुक्त जल हो। और मैंग्रोव वहां मिलते हैं जहां पर अवसाद युक्त जल हो, अवसाद युक्त हो। तो एक बात बताओ, एक कह रहा है फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, एक कह रहा है फुल ऑफ सेडिमेंट। हाउ इट इज पॉसिबल कि ये दोनों चीजें जो है वो एक स्थान पर हों? तो बच्चों इसका उदाहरण है, ये देखिए, मन्नार की खाड़ी का एक तरफ अवसाद युक्त है, एक तरफ अवसाद मुक्त है। तो मन्नार की खाड़ी में आपको दोनों दिख जाते हैं, खासकर श्रीलंका के एरिया में तो स्पष्ट दिख जाता है। ठीक है, डन। और इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में अपनी जो है वो ऑलिव रेडेड टर्टल वगैरह तो मिलते ही हैं, पर क्रोकोडाइल नहीं मिलता है। ठीक, ऑलिव रेडेड टर्टल और बर्ड्स मिल जाती हैं। तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। साथ ही आप एक बात और याद रखिएगा कि यहां पर जो है वो नीचे श्रीलंका है। मैं अलग डायग्राम में बनाता हूं, जरा आप स्पष्ट देख पाएंगे कि मान लीजिए ये ऐसा निकला हुआ है। ओके, यहां पर आपको जो है वो श्रीलंका दिखेगा। ठीक, और श्रीलंका और इसके बीच में ये जो हिस्सा है ये है पब्बन द्वीप, पब्बन द्वीप। ठीक, और यहीं पर आता है रामेश्वरम। यहीं आता है रामेश्वरम। और पब्बन द्वीप का ही दक्षिणतम भाग एक जगह है जहां पर जो है जिसे कहा जाता है धनुषकोडी, धनुषकोडी। और यहां आता है इन श्रीलंका, यहां पर श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका। यहां पर आता है तल्लाई मन्नार, तल्लाई मन्नार। और धनुषकोडी से तल्लाई मन्नार के बीच में यहीं पर आपको दिखाई देता है विच इज कॉल्ड एज एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु। ठीक, अब मैं इस डिबेट का हिस्सा अभी नहीं बनना चाहता। मतलब ये एक एंडलेस डिबेट है कि मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर ये जो है ये क्या बोलते हैं प्राकृतिक रूप से बना है, प्रवास से बना है। ये एकदम फिर एंडलेस डिबेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, आई डोंट वांट कि हम इस पर बहुत ज्यादा डिबेट करें। ठीक है, लेकिन आप इतना समझ लो कि एक तो तलाई मन्नार जो है जाफना के एरिया में आता है, जाफना पेनिनसुला या जाफना प्रायद्वीप। ठीक, अब इस बात को समझना कि पब्बन द्वीप में रामेश्वरम आता है। और रामेश्वरम जो है ये पहले बिल्कुल एकदम बसाहट वाली सिटी थी, पर 2004 की सुनामी आने के बाद ये पूरी तरह से जो है उजड़ गया था एरिया। 2004 की जो सुनामी आई थी
इसमें रामेश्वरम को बहुत नुकसान हुआ था। ठीक, 2004 की सुनामी क्यों आई थी मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूं कि जो आर्क ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, हमारी चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर याद रखिए कि अर्थ में कुछ एकदम डेविस्टेटिंग या प्रलयकारी या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट देने वाले जो है वोल्केनोज हैं। आई रिपीट, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट देने वाले वोल्केनोज हैं। इसमें से एक है क्रांकाताओ। ठीक, ये इंडोनेशिया में आता है। दिस इज, आई थिंक वी हैव मैप ऑल्सो, आई थिंक हमारे पास मैप है इसका। ठीक है, यहां देखेंगे तो दिख जाएगा। ये देखिए, यहां आपको जो है वो सुमात्रा दिखाई देता है, यहां पर जावा दिखाई देता है, यहां पर जो है वो न्यू गिनी आइलैंड्स दिखाई देते हैं। ये बच्चे, यहां पर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहां पर यूरेशियन प्लेट है, और इस एरिया में फिलीपींस की प्लेट है, और ट्राई जंक्शन के पॉइंट में है ये चापाकार द्वीप समूह। ये है इंडोनेशिया, और ये जो द्वीप है इसका नाम है सुमात्रा, और यहीं पर है क्रांकाताओ द्वीप। ओके, दिस इज क्रांकाताओ। और क्रांकाताओ वोल्केनो छोड़ो, मान लीजिए ये क्रांकाताओ वोल्केनो है, ठीक है, इमेजिन करिएगा ये क्रांकाताओ वोल्केनो है। क्रांकाताओ वोल्केनो में इरप्शन नहीं हुआ था, ये क्रांकाताओ का जो है वो मेन फॉल्ट है, इससे संबंधित इसके ऊपर उगा हुआ ज्वालामुखी है, इसे कहते हैं परजीवी ज्वालामुखी या पैरासाइट वोल्केनो। यह कहलाता है अनाक्रांकाताओ। और जो अनाक्रांकाताओ है इसमें विस्फोट हुआ था 2004 में, 2004 में। और जब इसमें विस्फोट हुआ था तब आप पाओगे कि इवन अंडमान निकोबार अपने एरिया से काफी मीटर आगे शिफ्ट हो गए थे। एक तो पहली बात, ज्ञात मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी, नॉन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सुनामी आई। सेकंड, जब इसमें इरप्शन हुआ तब जो है अंडमान निकोबार अपने एरिया से जो है थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए। इवन म्यांमार का जो एरिया था वहां तक जो है अर्थक्वेक आया और म्यांमार भी अपने स्थान पर हिला, और कई स्थान म्यांमार के जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गए। इवन ये तक था इसका इंपैक्ट कि अब अर्थ जो है अपने ही अक्ष पर जो है वो जंप एंड बाउंस हुई थी। कुछ मिली सेकेंड जो है वो पृथ्वी के दिन का समय 7 वर्षों के लिए भी कम हो गया था, चेंज हो गया था, कम हुआ था ज्यादा मुझे ध्यान नहीं है, बट यस चेंज हुआ था कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। और ये सब कुछ हुआ था अनाक्रांकाताओं में विस्फोट के कारण। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर एक्सप्लोजन जो है या इरप्शन जो है वो क्रांकाताओ वोल्केनो में हो तो क्या डेविस्टेटिंग इफेक्ट आएगा, क्या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आएगा। ओके, सो मेक इट श्योर कि ये जो है ये आपको क्रांकाताओ दिखाई देता है। इसके कारण यहां तक फ्लड आई थी और हमारा जो पब्बन द्वीप में रामेश्वरम वाला एरिया है इसमें काफी नुकसान हुआ था। और इवन इंडोनेशिया, हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये पानी के ऊपर नहीं है, ये पानी के नीचे जा चुका है उसी 2004 की सुनामी के समय। ठीक है, अब यहां पर याद रखना कि राम सेतु, अब मैं जरा 2 मिनट इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कि जो राम सेतु है, ठीक, प्राइमरली इसकी डिस्कवरी हुई क्यों थी। तो देखिए, हम एक प्रोजेक्ट चला रहे थे, यहां पर आता है, मैं नक्शे पर भी इसे दिखा देता हूं, यहां पर आता है एक प्लेस बाय द नेम ऑफ तूतीकोरिन। ओके, हम चाह रहे थे तूतीकोरिन चेन्नई को यहां पर कोच्चि के साथ जोड़ना। अब एक्चुअली में कैसा हो रहा है, अभी के समय होता यह है कि यहां से शिप निकलता है तो ये पूरा ऐसा श्रीलंका वाला एरिया जो है वो क्रॉस करता है। ठीक, क्रॉस करके फिर ये जो है ऐसे आगे जाता है और आगे जाके तूतीकोरिन हो या चेन्नई हो उससे जुड़ता है। अब ये पूरी क्रॉसिंग होती है। इंडिया सेज कि हमें डिस्टेंस मिनिमम करना है। यह हमेशा याद रखना है, किसी भी उत्पाद की कीमत में सबसे बड़ी लागत जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग की और सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन की होती है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके देश में चीज़ों की मांग बढ़े, जिससे सरकार को भी टैक्स मिले, लोगों के पास भी उत्पाद आए, रोजगार भी जनरेट हो, तो उसके लिए चीज़ों की कीमतें कम होना ज़रूरी है। अब भाई चीज़ों की कीमत कम करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए ये तरीका है कि भाई आप जो है मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कराइए शिप को। तो ये नेशन के इंटरेस्ट का काम है भाई, फाइन, मतलब मैं कह दूं एकदम आप लोग पोलराइज्ड मत हो जाइएगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस जो है मिनिमम रहे। अब बीच का एरिया जो था यहां पर सर्वे करा गया तो पता चला कि यहां पर तो एक ब्रिज है।
अब नो डाउट के यहाँ पर जो है वो श्रद्धा का विषय है, क्योंकि एग्जैक्टली ये कहा जाता है कि दिस इज श्रीलंका, और यहाँ से जो है वो राम जी जो है वो भारत से होते हुए श्रीलंका गए थे और नल नील के द्वारा जो है यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण करा गया था। और सभी ने कहना स्टार्ट करा कि भाई देखिए, ये हमारी पौराणिक कहानियों में लिखा भी है, ये हमारी बुक्स में भी लिखा है, हम इसे मानते भी हैं, और देखिए उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक, अब ये चीज़ जो है फिर जाती है कोर्ट। अब यहां सर्वे वगैरह कराए जाते हैं। प्राइमरी जो सर्वेस थे उन्होंने प्राइमा फेशिया में स्टेटमेंट दिया कि भाई देखिए, यहां जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली प्राकृतिक तो हम नहीं कह सकते। मतलब ये एक चीज जो है वो रिमार्केबल है कि एकदम ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली भाई जो लोग कह रहे हैं वो रॉन्ग है। प्राइमा फेशिया में, प्राइमा फेशिया का मतलब प्रथम दृष्टि में तो हमें साक्ष्य दिखते हैं कि यहां पर जो रॉक्स एकदम सतह के पास हैं ये थोड़ी सी पुरानी है और नीचे वाली रॉक्स थोड़ी सी नई हैं, जो कि एक सामान्य प्राकृतिक जो ऑर्डर है वो नहीं होता। ठीक, सामान्य प्राकृतिक ऑर्डर है कि ऊपर जो है वो नई चट्टानें, नीचे जो है वो पुरानी चट्टानें होती हैं। ओके, अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि जब पुरानी चट्टानें ऊपर हैं, नई चट्टानें नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चट्टानें बाहर से आकर जो है वो यहां रखी हैं। अब ये कहीं भी नहीं है कि हम किसी भी चीज को ब्लाइंड आई सपोर्ट कर दें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि राम सेतु राम जी ने बनाया या नहीं बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई यहां मेरी श्रद्धा है। अगर इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन कह रही है कि यह एरिया हमारे लिए जरूरी है, तो द मैटर ऑफ डिस्कशन इज कि यह एरिया जरूरी है। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर जो है वो लॉन्ग डिबेट चलेगी, डिस्कशन चलेगा, कमेंट सेक्शन में पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलो। तो बस मैं इतना कह रहा हूं कि बजाय इसके कि इस पर चर्चा हम करें कि भाई ये मानव निर्मित है या नहीं है, या ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसा है या वैसा है, आप इतना समझिए कि ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब अगर आप यहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब इसको हम जान ही क्यों रहे हैं, तो सुनो। एक तो पहली चीज, राम सेतु जो है धनुषकुंडी से तल्लाई मन्नार के बीच में स्थित स्ट्रक्चर है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बीच में ना यूएसए कूद गया था। जब भारत ने विवाद बढ़ा ना, तो यूएसए से चिंता मत करो, हम सोल्यूशन निकाल देंगे। कौन है अमेरिका? दिस इज अमेरिका, वो देश है जिसने जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया है। जो अटलांटिक ओशन है उसे पैसिफिक ओशन से जोड़ दिया, जमीन काट दी, पनामा नहर बना दी और झील के अंदर शिप दौड़ा दिए। फाइन, दो महासागरों को स्थल भाग काट कर जोड़ दिया हमने। हम जो है वो हाइड्रोलिक टेक्निक से जब वो बना सकते हैं, तो यहां पर ब्रिज बनाना कौन सी बड़ी बात है। यूएसए कैन मेक अ सिस्टम जहां पर शिप भी यहां से गुजर जाएगा भारत का, और एडम्स ब्रिज या राम सेतु भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक, इंडिया ने कहा अच्छी बात है, लेकिन इंडिया सेज कि अभी अफोर्डेबल नहीं है। एक तो यहां कंस्ट्रक्शन करना ऐसे भी ठीक नहीं है अभी, ठीक, क्योंकि उस समय विवाद बहुत तेज बढ़ गया था। डन, तो मतलब बहुत सारी चीजें उस समय आ रही थी, ऐसा नहीं था कि कैओस की स्थिति थी, लेकिन गवर्नमेंट सेज और कोर्ट भी सेज कि थोड़ा बात को भी ठंडा हो जाने, थोड़ा रुकिए, इस पर सोच विचार करते हैं थोड़ा। यूएसए कंपनी बार बार देश के हम बना देते हैं, हम बना देते हैं। इंडिया ने कहा भाई हमारे लिए कॉस्ट ज्यादा लग रही है, हमें, हम बाद में देखेंगे। अमेरिकन कंपनी से हम मिनिमम कॉस्ट, जो कॉस्ट इंडिया कहेगा हम उस पर बना देंगे। इंडिया से भाई जरूरत ही नहीं है, अमेरिकन कंपनी से जो फ्री में बना देंगे, बस जो कचरा निकलेगा हम लेकर जाएंगे। कारण क्या था? मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं थे कि फ्री में बना देंगे, बट यस, कॉस्ट बहुत कम कर रहे थे, नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। कारण क्या था? ये कम्स अ यूपीएससी। मेक श्योर कि यहां पर जो है ये याद रखिएगा, इस एरिया में तमिलनाडु और जो केरल का एरिया, यहां पर मिलती है मोनाजाइट रेत या मोनोजाइट रेत। और ये जो रेत है, ये रेत दुनिया में जितनी है उसका लगभग 58% जो है वो भारत के पास है, अकेला इंडिया के पास है। और क्या ही कर लेगी ये रेत, या फिर एक वो देश जो दुनिया में प्रसिद्ध है अपना कचरा फेंकने के लिए। यूएसए अपनी हेगेमनी का पूरा उपयोग करता है, अपने वर्चस्व का पूरा उपयोग करता है। यूएसए अपने देश का बना हुआ कचरा खुलकर महासागरों में जाता और फेंक देता है। स्पेस में सबसे ज्यादा डेब्री है, मतलब स्पेस में जो फैला हुआ कचरा है उसको निकालने वाला देश अमेरिका है। यह देश जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपना कचरा फेंकने के लिए, यह कह रहा है कि हम ब्रिज बना देंगे और कचरा आपका लेकर जाएंगे। ऐसा क्यों? उसकी एक्चुअल रियलिटी यह है कि यहां मिलती है मोनोजाइट रेत,
और अमेरिका वांट्स के यहां से हम मोनाजाइट रेत ले जाएं, और इससे क्या बनता है। तो याद रखना, मेरे पास अभी समय का अभाव है, अदरवाइज मैं डिटेल में लेक्चर लूं और आपको समझाऊं कि डियर, जिन्हें आप टीवी वगैरह में देखकर या सिनेमा में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखकर जिन्हें आप हीरोज़ कहते हैं, ये हीरो के नाम पर जो है वो एक इंसल्ट है एक्चुअल हीरोज़ की। द थिंग इज कि एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। फाइन, इन्होंने एक रिएक्टर बनाई थी, दैट रिएक्टर नेम्स फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। एंड डोंट कंफ्यूज कि सर ऐसी रिएक्टर तो रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन जो इन्होंने बनाई थी फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर तो एक टाइप ऑफ रिएक्टर, ठीक। लेकिन जो रिएक्टर एक्चुअली में होमी जहांगीर भाभा द्वारा बनाई गई थी, ये रिएक्टर इज लाइक अ ट्रेमेंडस थिंग। मैं साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। साइंस एंड टेक वाले जब सेक्शन आएगा तो कभी आप लोग उसमें पढ़िएगा कि फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर एग्जैक्टली क्या होती है। पर ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बताऊं तो आपने वो मजाक वगैरह सुना होगा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है। फाइन, ये जो है अक्सर मजाक वगैरह करा जाता है, पर ये उससे कम नहीं है। आप पाओगे कि इस फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में जो है वो मोनाजाइट रेत उपयोग होती थी। आप जो है मोनाजाइट रेत, जो रेत आप तमिलनाडु और कोरोमंडल या कह लीजिए या क्या बोलते हैं केरल का तट कह लीजिए, वहां से जो रेत आप लेकर आओगे उस रेत को इस रिएक्टर में डालिए। ये रेत जो है वो थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में चेंज हो जाएगी। करोड़ों रुपए में कीमत होती है उसकी। सिर्फ एक रिएक्टर में डालते ही वो थोरियम में चेंज होगी और ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज में जो है अलग अलग मात्रा में आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी रेत से, और इवन वो वैल्यू एडिशन के फॉर्म में थोरियम यूरेनियम में भी चेंज होगा। ये जो है ये करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका एक स्टेटमेंट था, आई विल प्रोवाइड फायर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ टू यूज दिस फायर। मैं भारत सरकार को जो है हाथ पर अग्नि दे दूंगा। अब ये भारत सरकार की इच्छा होगी कि इस अग्नि का उपयोग जो है वो किस प्रकार करा जाए, हथियार बनाने में या बिजली बनाने में। और फिर वो पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी कि कैसे जो है वो अमेरिका के द्वारा CIA के एजेंट्स के थ्रू जो है वो हमारे इस पूरे जो कार्यक्रम था उसे बंद कराया गया। ऑल ऑफ अ सडन वो PM जो परमाणु हथियार बनाने के लिए वर्क कर रहा था और वो व्यक्ति जो ये एंश्योर कर रहा था कि इंडिया का परमाणु कार्यक्रम जो है सक्सेसफुल होगा, उसकी ऑल ऑफ अ सडन उसकी पूरी टीम की डेथ, उस PM की डेथ, उस साइंटिस्ट की डेथ, सब बंद, चैप्टर क्लोज। बट एक दिन जो है वो इंडियन PM आते हैं और जोर से अनाउंस करते हैं कि डियर, हमारा परमाणु कार्यक्रम जो है वो ऐसा भी नहीं था कि खत्म हो गया था। सभी को लगा कि भाभा ने जो रिसर्च करी थी वो भाभा की डेथ के साथ उसका पेटेंट तो हुआ नहीं था, तो जो है वो रहा नहीं गया होगा। लेकिन याद रखिए कि एक छोटा सा बल्ब बनाने वाला व्यक्ति जिसने वो बल्ब बनाया था उसने भी अपने नाम पर जो है उसे पेटेंट कराया था। आज भी उसकी रॉयल्टी जो है वो जाती है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो जाती है रॉयल्टी। इन्होंने जो चीज बनाई उसका पेटेंट इन्होंने स्वयं नहीं रखा, उसका पेटेंट जो है वो भारत सरकार को दिया था कि ये इंडिया का भविष्य होगा। दिस गाय इज अ रियल सुपर हीरो। फाइन, इन्होंने ये चाहते तो शायद जो है, और मैं एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफर नहीं रहे होंगे। आप में से ज्यादातर लोग जो है इंडिया में थोड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। हम रॉबिन हुड टाइप का व्यक्ति इमेजिन करते हैं हर एक को, मतलब हम ढूंढना चाहते हैं रॉबिन हुड। रॉबिन हुड मतलब दोज हु आर पुअर एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। वो एक गरीब है और एक दूसरे के लिए जो है वो कुछ करना चाहता है। हमारे लिए हमारी कल्पना में अमीर जो है अक्सर करप्ट होता है। फाइन, ये एकदम इंडिया की रियलिटी है और ये मानव भूगोल में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है दैट इंडिया में एक ट्रेंड है। इंडिया क्यों बहुत तेजी से विकसित नहीं हो जाता? हमारे साथ जो है आज़ादी प्राप्त करे हुए नेशन हमसे कहीं आगे जा चुके हैं। चाइना हमारे साथ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ नेशन है, आज देखिए किधर पे स्थित है। इजराइल जो है इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। एक इसका बड़ा कारण जो है मानव भूगोल में भी समझाया जाता है, इस कॉल्ड एज सोसाइटी। आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा में हर जगह एक अमीर व्यक्ति दिखाया जाता है जो सेठ होता है या व्यापारी होता है या बिजनेसमैन होता है और वो लोगों पर अत्याचार कर रहा होता है। और हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो एंग्री यंग मैन की तरह आता है, उस सेठ की या उद्योगपति की पिटाई करता है और स्वयं जो है वो सोसाइटी का एक आइकॉन बनता है। हर एक देश जहां पर जो है वो शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होता है वहां यही दिखाई देगा।
आप जो सभी लोग जीन्स वगैरह पहने होते हो, डेनिम वगैरह पहने होते हो, ये उसी का उदाहरण है। ये उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी औद्योगिकरण का उदाहरण है कि वो क्लोथ जो एक इंडस्ट्रियल प्लेस पे वेयर करने के लिए सोसाइटी को या उस तबके को, लेबर को दिया गया था जो एक कोयले की खदान में काम कर सके और वो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता था ये श्रमिक काम करने के कारण। वो जो व्यक्ति जो क्लोथ पहनता था वो सोसाइटी में धीरे धीरे करके प्रचलित हुआ और आज पूरे वर्ल्ड में इज प्रेजेंट डेनिम। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय का वस्त्र है। और इसका सेम एग्जांपल आपको दिखेगा इंडिया में भी। जैसे ही किसी देश में जो है वो शुरुआती दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, प्रारंभिक तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, तो सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो उद्योग लगाते हैं, गवर्नमेंट के जो है वो पुरजोर प्रयास के कारण वो उद्योग जरूर सफल होते हैं, पर वो जो है वो बड़े स्तर पर जो है लोगों को रोजगार देते हैं और एक्सप्लॉइट भी करते हैं, क्योंकि उस समय वो देश नए नॉर्म्स बना रहा होता है। तो सोसाइटी में ना धीरे धीरे करके एंग्री यंग मैन दिखेगा। हर बार देखना, सिनेमा समाज का दर्पण होता है। किसी समय क्या हो रहा था सोसाइटी में, अगर आपको पता करना हो तो आप सिनेमा देखिए उस वर्ष का, आपको दिखाई देगा अर्ली जो है 60s 70s 80s की मूवीज में। या तो आपको डाकू द गब्बर सिंह दिखाई देगा। वाई? बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ डेकॉइट्स इन इंडिया। भारत के अंदर बड़े स्तर पर जो है डाकुओं की समस्या थी। और क्यों थी? तो उसका भी रीजन था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इंडिया में हैव और हैव नॉट की सोसाइटी बन गई थी। भारत के अंदर जो है वो कुछ लोग बेहद गरीब थे और कुछ लोग जो है वो सामान्य रूप से धन संपदा वाले थे। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो है बूम ना करना था। और इसी कारण जो क्षेत्र जो है वो उत्खाद भूमि में आते थे, जिनकी भूमियां बंजर हुआ करती थी, वहां पर वो गांव या वो क्षेत्र या वो किसान जो शायद उतने अच्छे से अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहा था, उसने जो है हथियार उठाना शुरू कर दिया और वो डाकू बना, बागी बना। और ये क्या करते थे? ये कुछ नहीं, गन की नोक पर जिनका उत्पादन हो रहा है उससे उत्पाद छीन लिया करते थे। फाइन। और ऐसे ही आपको औद्योगिकरण में भी दिखेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी दिखेगा। इंडिया में ना ये टेंडेंसी बहुत पहले से रही। जब आप सिनेमा जो है वो इस प्रकार से ही दिखाएगा कि हमारा हीरो ही वो है जो गरीब है, या फिर हमारा हीरो ही वो है जो आईपीएस ऑफिसर है, यूनिफॉर्म पहने हुए है और ये कार्य कर रहा है, तो क्यों ही जो यंग यूथ है वो जाकर जो है वो तैयारी करेगा और ये कहेगा कि नहीं, मुझे उद्यमी बनना है। हमें सबसे ज़्यादा कंट्री में जो है वो उद्यमी की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता है जो एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करे जिसकी नेटवर्थ किसी देश की जीडीपी से ज्यादा हो, तब इंडिया विल बूम। और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो अभी भी रॉबिनहुड कल्चर में है। दैट एक जो है गरीब व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति से संपदा लूट कर जो है या फिर जैसे भी कर जो है वो समाज में उसे वितरित करेगा। इसलिए व्यक्ति और यूथ जो है वो बड़े स्तर पर रॉबिनहुड तो बनना चाहता है। और ये दिखाता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के अभी सेकेंडरी स्टेज में भी ठीक से एंटर नहीं करे हैं। हमें सेकेंडरी और फिर तीसरे जो है वो फेज में एंटर करना है, जहां हमारी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी हो कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने लगे। ओके, चलिए। सो ये याद रखना कि हमारी सोसाइटी का ये जो है वो दर्पण है। होमी जहांगीर भाभा नॉट अ गाय हु इज, मतलब एकदम सड़क पे चलते हुए कोई व्यक्ति हो और जो साइंटिस्ट बन गया हो। आज के समय भी इंडिया से जो है वो बाहर जाकर विदेश में शिक्षा प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि आज़ादी के पहले ये कर चुके थे। और ये भी छोड़ो, आप ये जान लो कि होमी जहांगीर भाभा की फैमिली में इनकी दादी तरफ से या नानी तरफ से ये जमशेदजी टाटा के जो है रिश्तेदार हैं। फाइन, मतलब टाटा फैमिली से, और टाटा फैमिली उस समय से रिच है। तो सोचिए ये तब कितने रिच रहे होंगे, और तब जाकर इन्होंने ये सारा कुछ नॉलेज, मतलब रिच, अल्ट्रा रिच, ऊपर से पढ़े लिखे, अल्ट्रा पढ़े लिखे, इनको जो है वर्ल्ड से, इवन इन सम केसेस कहा तो ये भी जाता है कि जर्मनी की तरफ से इनको ऑफर था कि आप अपनी रिसर्च वगैरह लेकर जो है वो जर्मनी आ जाए, आपको सारी वो सुविधाएं जो आप कह सकते हैं या सोच सकते हैं विल प्रोवाइडेड बाय जर्मनी। बस आपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लेकर जो है हमारे पास आए। बट ही यूज्ड टू डिसाइड कि ये जो है वो इंडिया को साथ देंगे। फाइन। और इन्होंने जो है वो इवन हैंड नोट लेटर से जो है पीएम को लेटर लिखा था कि हमें भी अपना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश इसमें लगे हुए हैं। देर से स्टार्ट हुआ पर हुआ। और ये जिनकी हम बात कर रहे थे उनकी फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो है वो मोनोजाइट रेट से भी संबंधित है, और ये हम अभी चर्चा कर रहे हैं हमारे टॉपिक में। सो कोरोमंडल तट, इस एरिया की रेत, यहां का राम सेतु और इससे संबंधित पूरी भू राजनीति। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा।
ओके और अगर इसी तरीके से अभी के आधे जो लगभग 15-20 मिनट में हमने जो है चर्चा करी, अगर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो यार ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो दिस ऑप्शनल इज सुपर इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मजा आएगा इस ऑप्शनल को पढ़ने में। अगर आप इस ऑप्शनल के साथ तैयारी करोगे तो ये तैयारी आपके यूपीएससी के जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारा माध्यम कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हम इस विषय में ठीक से अपनी पकड़ नहीं रखते। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फाइन, अगर तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, इस ऑप्शनल में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 15 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ था और अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि ओरिएंटेशन के बाद 3-4 दिन जो है 2-3 दिन ओरिएंटेशन चलता है, उसके साथ क्लासेस का जो है सिलेबस डिस्कशन होता है, फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अभी मौका है, इसमें एडमिशन ओपन है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको फिर पूरी एब्सोल्यूट तैयारी करनी है देन संपूर्ण बैचेस इज ऑलवेज अवेलेबल। आप संपूर्ण बैचेस का हिस्सा बन सकते हो। एक ऐसा बैच जो आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी। ओके, तो तैयारी करना चाहते हो तो दिस संपूर्ण बैच इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग जब ज्वाइन करोगे तो यार हमेशा मुझे जो है ये बात आप लोग क्लास में आने के बाद कहते हैं कि सर पता है हम आए तो थे भाई आपसे ही पढ़ने के लिए, ठीक, लेकिन जब आओ तो भाई इसका ध्यान रखो कि आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। सो मेक इट श्योर कि जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे आपको फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ये कोड यूज करना है, जो कि मेरा ही कोड है। दिस इज AK लाइव कोड, ठीक। तो इस कोड के साथ आपको जो है वो इस कोर्स को ज्वाइन करना है। ओके, चलो, तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप सभी को मैं इन बैचेस में भी देखने वाला हूं, और ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पे कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।